सो नैना ने स्कोर किया 200 आउट ऑफ 200 इन पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, विच इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अनबिलीवेबल लगता है स्टूडेंट्स को तो। So, Didi, I have scored 200 out of 200 in three subjects in economics, history, and geography. So my raw score was 794, and after normalization, it was 785. 794 रॉ स्कोर एंड 785 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आपने कितने सब्जेक्ट्स में फुल 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किए हैं? In political science and psychology, and also in English, like almost. इंग्लिश, पॉल साइंस 100 percentile. 100 परसेंटाइल। मैम मेरा ओवरऑल सीयूटी स्कोर 800 आउट ऑफ 800 है। इंग्लिश में मतलब मैम 199.64 है, तो वो 200 किसी का जा नहीं रहा, तो वो 100 परसेंटाइल उसमें है। और हिस्ट्री में 100 परसेंटाइल है, इकोनॉमिक्स में 100 है, 200 आउट ऑफ 200, और पॉलिटी में भी 200 आउट। Wow, a big congratulations. I got 787.1 out of 800. And 200 out of 200 कौन से सब्जेक्ट में आपने स्कोर किया? History में and I got 199 point something in English too. Perfect, ठीक है। My total score is 777 out of 800, and in political science and in English I have got 200 out of 200. आप ये बता दें कि क्लास 12th की प्रेपरेशन और सीयूईटी की प्रेपरेशन में क्या आपने चेंजेस करे, क्या साथ में पढ़ा, क्या डिफरेंस था, उस स्ट्रैटेजी को लेके एक बार स्टूडेंट्स को गाइड करें। मैम सिलेबस तो सेम ही था, तो इट वाज लाइक आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो या सीयूटी के लिए पढ़ रहे हो, तो 12th के लिए जब आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मेरा जब मैं 12th के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं पढ़ती नहीं थी। मेरे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ रखे थे, आपकी वीडियो से कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए थे मेरे अच्छे से। तो उसके बाद 5 अप्रैल को मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे, फिर मैंने 5 दिन का ब्रेक लिया था, वो बहुत जरूरी था क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सीयूटी का शुरू करा। इन दोनों में चेंज बस इतना था कि जब मैं बोर्ड के लिए पढ़ रही थी तो थोड़ा सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन थी मेरी, मैं ज्यादा डिटेल में आंसर याद वगैरह करना था। और जब सीयूटी के लिए पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस करा, जैसे इवेंट्स हैं, डेट्स एंड ऑल, बिग पर्सनालिटी। परफेक्ट। तो वही पहले सब्जेक्टिव अप्रोच से आंसर वाला हमने पढ़ा एंड फिर हमने एमसीक्यू पे शिफ्ट कर दिया, जो कीवर्ड्स हैं जैसे मैंने बताया था वो सब करें। हाँ ठीक है मैम, एज अ बिगनर, और जब मैं अपने इनिशियल पीरियड में था 12th में, तब मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस करूंगा अपने, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी थी। और देन उसके बाद जो हमारे पास 1 या 1.5 महीने का टाइम बचा था, उसमें हमने सीयूईटी के लिए लैंग्वेज पर और जो जीटी था थोड़ा उस पर फोकस करा था। वरना और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आप अच्छे से कर सकते हो सीयूईटी में। लाइक जो कुछ चैप्टर्स बोर्ड्स में होते हैं वो तो मेनली मैंने बोर्ड्स का ही अच्छे से किया, एंड उसी के एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करके देख लिया। एंड मेनली सीयूईटी में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी के क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो वो तो सीयूईटी से की अलग से प्रिपरेशन होती है। एंड बोर्ड्स के एमसीक्यू अलग टाइप के होते हैं, जो जैसे ईयर्स हो गए एंड वैसे टाइप के नॉर्मल। तो बोर्ड्स के लिए वो अलग एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है एंड सीयूईटी के लिए अलग। बाकी सब एनसीईआरटीज वगैरह तो बाइबल ही है, वो तो करनी है। मैम मैंने बोर्ड्स और सीयूटी की जो प्रिपरेशन है उसको अलग करके नहीं देखा, क्योंकि सिलेबस जो है मैक्सिमम सेम, तो मेरा टारगेट था कि मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूं, एमसीक्यूज करना आसान हो जाए। तो मैंने मोस्ट टाइम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने के ऊपर ध्यान दिया रेदर देन डूइंग एमसीक्यूज बार। तो मैंने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा, और एमसीक्यूज मैंने एक बार बैठ के जैसे किसी चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज कर लिया, और एक बार जब सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो गया तो मैं मॉक्स पे मूव किया, फुल मॉक्स पे। और वो भी लास्ट में फिर भी लास्ट दिन भी जो था उस वक्त भी मैं एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीयूईटी की प्रिपरेशन मैंने बोर्ड्स के बाद से शुरू करी थी। हाउएवर
ट्वेल्थ क्लास में माई मेन फोकस वॉज ऑन बोर्ड्स, तो आई जस्ट मेड इट श्योर कि ट्वेल्थ में सिंस एनसीईआरटीज का ही सिलेबस था सीयूईटी के लिए, तो आई मेड श्योर कि एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लूं ताकि सीयूईटी के लिए दोबारा से कुछ नीड ना हो। तो आई जस्ट डिड दैट ड्यूरिंग द बोर्ड्स, और सीयूईटी के लिए फिर फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन आई स्टार्टेड आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। पहले तो बोर्ड एग्जाम्स में यू हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से पढ़ा, बट बाद में सीयूईटी के लिए सिंस क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, तो आई मेड श्योर कि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे से याद कर पाऊं। तो बहुत थॉरो रीडिंग करी एनसीईआरटीज की, और एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस हो सकते थे वो करे, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, और स्पेशली जो एनटीए का मॉक टेस्ट था, ताकि आई कुड गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में कैसे होने वाला है। तो आई डिड दैट एनटीए का मॉक टेस्ट टू। द फर्स्ट थिंग इज मैम, देखो क्योंकि हमारे पास बोर्ड का पेपर इज अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर एंड द सीयूईटी इज ऑब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर अपने आंसर्स के अंदर लिखते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। बाहर के आउटसाइड सोर्सेज, अनदर रिसोर्सेज से ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन, तो आपका जो आंसर है वो एक बहुत इंफॉर्मेटिव और एक अट्रैक्टिव आंसर होता है, तो आपको नंबर उसी हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर उसमें होता है, उसमें आपको ऑन द पॉइंट पढ़ना है कि यही चीज है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, दिस इज द ओनली थिंग। सो डिफरेंस यहीं पे ही आता है कि आपको उसके अंदर थोड़ा थोरो पढ़ाई करनी पड़ती है, मोर एक्सटेंसिव इन अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द सिलेबस गिवन एंड only the syllabus, and read the NCERTs thoroughly and the exercises for the MCQ, because MCQ की प्रैक्टिस हमारे पास ज्यादा होती नहीं है सब्जेक्टिव पेपर्स की वजह से। तो सबसे पहले बता दो कि आपने पढ़ाई करनी कब से शुरू करी? When did you start studying? For CUET, actually I started studying from 10th April. बट ऐसा नहीं था मैं स्क्रैच से शुरू कर रही थी, मैंने सारे चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे थे, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। तो 10th अप्रैल से मैंने दोबारा चैप्टर्स पढ़ना शुरू करा, वही थोड़ा सब्जेक्टिव पे अपना ऑब्जेक्टिव पे अपना ध्यान रखते हुए थोड़ा वैसे शुरू करा, और चैप्टर के साथ साथ मैं नोट्स बनाती चलती थी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं नोट्स बना के चलती। और उसके बाद जब सारे चैप्टर्स खत्म हो गए फिर उन नोट्स से ही मैंने रिवाइज करा। ओके, और 12th की पढ़ाई कब से शुरू करी? 12th की पढ़ाई तो 12th के पहले दिन से शुरू करती थी, रोज पढ़ती थी मैं थोड़ा थोड़ा स्कूल में, और घर आके चैप्टर्स पढ़ना, और इनफैक्ट मैं ऐसे पढ़ती थी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता You था। were a sincere student all in all. तो मैम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट के 2-3 महीने में सीरियस था, क्योंकि मुझे वैसे भी मेरा ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज था और मुझे वहीं जाना था। मैंने सोचा था कि अगर हिंदू कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं उससे बेटर ऑप्शन सैट दूंगा, ऐसे कि अगर हिंदू कॉलेज नहीं मिलता है तो मुझे तो मालूम था कि 12th के मार्क्स पे वो होगा एडमिशन व्हेन आई वाज इन 11th। तो मैं 11th से ही प्रिपरेशन जो थी मेरी अच्छी थी, मैं जैसे 12th में पढ़ना चाहिए तो मैं 11th से वैसे पढ़ा था। अगर जब 12th में आया तो पता चला अब 12th से नहीं होगा, अब CUET से होगा, लेकिन सिलेबस क्योंकि सेम था तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी और मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ गए 94%। So like boards and CUET almost are like same. So boards preparation के बाद 1 day or 2 day rest, then I started doing those chapters which were deleted in boards. तो सबसे पहले डिलीटेड चैप्टर्स किया आपने आफ्टर बोर्ड्स प्रिपरेशन, और बोर्ड्स की तैयारी कब से शुरू कर दी थी? Boards like final एकदम that that was I think self study तो like पूरा साल ही चल रही थी, but फाइनल प्रिपरेशन अराउंड नवंबर से सीरियस वाला। ठीक है, ओके। सो सारे स्टूडेंट्स देख लो, जो भी 2024 के स्टूडेंट्स हैं, नवंबर आने वाला है एंड सेल्फ स्टडी शुरू हो जानी चाहिए। इन द मई से आपने बोर्ड की तैयारी शुरू करी, ठीक है? यस। बोर्ड्स के लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड, तो 11th के बाद से ही डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया था बोर्ड्स के लिए। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, बट इफ आई टेल कि बिल्कुल अच्छी वाली प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए, तो वो आई डिड फ्रॉम आई गेस अगस्त सितंबर से स्टार्ट करी थी।
क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना था, तो बोर्ड्स की तो तब से करी। उसके बाद CUET की 12th बोर्ड्स के बाद आई टुक अ रेस्ट ऑफ लाइक अ वीक और सो, और उसके बाद फिर CUET की प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है, परफेक्ट। मैम बोर्ड्स का सीरियस मैं ऑनेस्ट रहूंगा कि जब हमारे पास अराउंड जनवरी लास्ट हमारे प्री बोर्ड्स थे, तो उससे एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर, उससे पहले मतलब 12th में आई वाज नॉट हैटिक या आई वाज रेगुलर कि हाँ ये हमको पढ़ना है, ये कोर्स कराया तो साथ साथ में पढ़ना है, साथ साथ में करना है, लेकिन इतना कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड्स भी इज अ वेरी इजी थिंग। अगर आप अपना कंटिन्यूसली अपना साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें, तो लास्ट में आप 1 या 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स रिविजन और 3 टाइम्स रिविजन इज इनफ फॉर बोर्ड्स। एंड फॉर CUET द सिलेबस इज सेम. So the thing is, after boards, I took around 10-15 days of break. I went on a little holiday with my family. And then when I came back from there, then I started. And because the syllabus was already covered, revision was done 2-3 times. So it didn't take much time, 1 to 2 revision of just NCERTs and little mock test, like 10 to 15 mock test of each subjects. And it was done. It was just that. ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कौन से सोर्सेस थे जो आपने रेफर करे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को लेके बता दो, जैसे यूट्यूब में कौन सा चैनल या फिर बुक्स वगैरह। दीदी अगर देखा जाए तो इसके लिए जो एकदम प्रीमियम सोर्स है और जो बोल सकते हैं ओनली सोर्स है, वो सिर्फ एनसीईआरटी है। अगर आपको CUET और बोर्ड दोनों के लिए करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पे अपना फोकस करो। और मैंने आपका चैनल यूज करा था एज अ सोर्स फॉर द इंफॉर्मेशन जो CUET और बोर्ड से रिलेटेड आ रही हैं, वरना मैंने पूरा सेल्फ स्टडी पे फोकस करा था। मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए तो सबसे पहले आपका चैनल बेस्ट है, मैं तो कहूंगी उसके बाद कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। बट फिर अनअकैडमी में भी आप ही पढ़ाते हो CUET के बैच के लिए। इनफैक्ट जब आप ज्वाइन हुए थे अनअकैडमी के साथ, तो इतना खुश थी मैं उस दिन। तो आपकी जो स्पेशल क्लासेस थी जिसमें क्विज होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल थे। और मैंने ये बुक भी ली थी एक आर्यन की, ये बुक है, इसमें सारे MCQs हैं और थोड़े नोट्स हैं, उससे मैंने पढ़ाई था। मैं NCERT पे मैंने ज्यादा स्टिक करा था, ज्यादा कुछ बाहर का किया नहीं। ठीक है, फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए अनफॉर्चुनेटली अनअकैडमी पे नहीं थी वो, और कोई ऐसा चैनल भी मुझे मिला नहीं यूट्यूब पे, तो इसी बुक से मैंने पढ़ी थी। वो इसमें सारे सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज के, तो इसी बुक से एक मैंने गुड न्यूज है कि इस साल हमारे चैनल पे साइकोलॉजी आ रही है। तो 1 साल पहले आ जाती तो मेरा भी फायदा हो जाता। अच्छा, और कौन से सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बताओ, सोर्सेज। और हिस्ट्री था। हिस्ट्री फॉर्चुनेटली मेरी टीचर बहुत अच्छी थी हिस्ट्री की, तो उसके लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा कुछ और करने की। एंड इंग्लिश था। इंग्लिश में शिप्रा मिश्रा मैम का चैनल है, वो अनअकैडमी पे भी है। उनसे बेटर इंग्लिश तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाता है पूरी दुनिया में, तो उन्हीं से मैंने पढ़ी है इंग्लिश। पूरा 9 से लेके CUET तक उनसे ही पढ़ा है मैंने। परफेक्ट, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी इनफैक्ट ये बुक है आर्यन की इंग्लिश के लिए। ठीक है, perfect. So Arihant की MCQs book you referred to my channel and Shipra ma'am for English और बाकी Unacademy, right? Yes. एंड मैम मॉक टेस्ट के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, जो मैंने मॉक टेस्ट लिए। एक टेक्स्ट बुक वेबसाइट है, उनका ऐप भी है। वो मॉक टेस्ट थे 200 रुपीज में, सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट थे, और वो उनका इंटरफेस एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा CUET में आया। Okay. जैसा पूरा पेपर आया, तो वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि मैं पहले फेमिलियर थी उसके साथ। Test books is the name of the website. ठीक है, okay. सो इंग्लिश में तो आई थिंक मैं जो लाइक प्रीवियस ईयर जो मैं करके गई थी, उससे काफ़ी डिफरेंट पेपर आ गए। लाइक जैसे वो 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस आपकी वीडियोस में थे, वो उसकी लाइक मैं तो वही पैटर्न करके गई थी, बट उसमें पोम पैसेज भी आ गया। तो उसके लिए तो मेनली इंग्लिश मैंने तो ओसवाल प्रीवियस ईयर्स एंड वो मॉक पेपर्स मेनली उन्हीं की प्रिपरेशन थी इंग्लिश में। तो लाइक बेसिक ग्रामर अच्छी है, एंड लाइक मैं प्रिपेयर करके गई थी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड जंबल सेंटेंसेस, बट एक्चुअली में वो बेसिक ग्रामर पूछ ली गई, जैसे फ्रेजेस, क्लॉजेस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। इंग्लिश ये सब तो प्रेडिक्टेबल नहीं था। नहीं था। तो फिर
लाइक एवरी ग्रामर का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, conjunctions, prepositions. And political science, though it was according to the mocks, easier than mocks. And it was all NCERT. Political science was all full NCERT and just like boards. Psychology was a little bit like थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ा था, but it was also from NCERT. Sociology was not from NCERT. Many questions. अच्छा. Like there were questions like these books were published in this year, put them in chronology. Oh. And those books names were not even in our NCERT. So अच्छा, कहीं वो GT में तो नहीं था? नहीं, sociology. Sociology में. Okay. Yes, and economics was very easy. ठीक है. Economics is like very general test. I was lucky that I got many political science questions in general test, so I was able to score like less maths and more political science. So. Some YouTube channel recommendations or some books, some mock test which you attempted? I mainly focused on NCERT reading and like those videos in which you underline, like open NCERTs and underline and teach from them. Those were really helpful for final revision. Like first 15 days, I did the new chapters. Then for like 1 month, I did the final revision, and 1 week before CUET, I saw all the videos on YouTube. Okay. ठीक है. So YouTube और NCERT और self study का combination. Yes. ठीक है. ओके. सो मैम जैसे पहले मैंने बताया NCERT, तो आप NCERT को आप बेस्ट बुक मान सकते हो. बस इकोनॉमिक्स के लिए मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स को जो NCERT वो बहुत पुरानी, वो अपडेट नहीं है बहुत सालों से, उसमें मतलब बहुत पुराना करके, उसके लिए मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी. संदीप गर्ग मैंने 11th-12th में पढ़ा था. लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर वाइज, और इकोनॉमिक्स का हो गया. उसी तरीके से इंग्लिश का मैंने थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि 12th का सिलेबस नहीं था उसमें, जो आउटसाइड था. और लास्ट के दिन में, क्योंकि मेरा पेपर 1 तारीख को था और 21 तारीख से ये न्यूज आने लगी कि इस बार ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है, जो कि पिछले साल बिल्कुल नहीं था. तो मैं ग्रामर पे ज्यादा थोड़ा फोकस करने लगा. कुछ यूट्यूब पे वीडियोस थी, उनको वन शॉट देखने लगा, तो वहां से कुछ हेल्प मिला. और बाकी एमसीक्यूज पे फोकस किया. कंप्रीहेंशन क्योंकि ज्यादा था, तो कंप्रीहेंशन पे फोकस किया. तो मैम आपके जो वो वन शॉट आए थे ना, वन शॉट जो आते थे, और खास करके जो लास्ट टाइम में वो टाइमलाइन आई थी, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली. तो जो आपने टाइमलाइन निकाली थी, तो उसको रिमेम्बर करो मैम. ह्यूमैनिटीज लर्निंग में डीजी आपका तो है ही. राइट. सोर्सेज आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज. आई वाज वेरी लकी कि मेरे जो शिफ्ट और स्लॉट था उसमें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था. तो एनसीईआरटीज इज अ मस्ट, स्पेशली हिस्ट्री के लिए. इफ आई से तो हिस्ट्री में जो सोर्सेज होते हैं और डेट्स वगैरह होती हैं, लास्ट में चैप्टर के लास्ट में जो टाइमलाइंस होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाले आए थे, डेट्स वगैरह वाले आए थे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए. बाकी एनसीईआरटीज आर इनफ आई वुड से. पॉल साइंस के लिए भी एनसीईआरटीज आर इनफ. उसमें भी पॉल साइंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाले, डेट्स वाले, ऐसे ही क्वेश्चंस थे. वन वर्ड्स, मतलब एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ. यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. इकोनॉमिक्स के लिए आई डिड नॉट यूज एनसीईआरटीज. स्कूल में जो भी बुक्स चलती हैं, वी हैड वीके ओरियन, संदीप गर्ग इन आवर स्कूल, तो आई डिड दैट. इकोनॉमिक्स में यू जस्ट हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. उसके बाद देयर इज नथिंग एल्स. तो इकोनॉमिक्स में तो दैट वाज इनफ. एंड इन एनसीईआरटीज और बुक्स के अलावा देन लास्ट में बोर्ड्स के टाइम पे स्पेशली आई रेफर टू योर वीडियोस एज वेल, एंड देन योर वन शॉट्स ड्यूरिंग CUET. मॉक टेस्ट आई फॉरगॉट टू से. मॉक टेस्ट के लिए आई परचेज सम बुक्स. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक बुक है जो यू नीड टू हैव. कोई भी बुक अपने हिसाब से यू कैन सी कि आपको क्वेश्चन बैंक ज्यादा करने हैं या फिर मॉक टेस्ट ज्यादा करने हैं. उसके हिसाब से यू कैन परचेज एनी मॉक टेस्ट की बुक, एंड देन टाइमिंग के साथ में मॉक टेस्ट को सॉल्व करना. एंड देन यू हैव टू सी कि कितने मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, टाइम लिमिट के अंदर, हाउ यू आर डूइंग इट. So that's important. Okay. हाँ, so Yeah. time based आप MCQ ले रहे हैं basically.
सबसे पहले लैंग्वेज इन जीटी का मैं आपको बताता हूँ। जीटी के लिए अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म पे जो कोर्स था मैंने वो लिया था। एंड सेकेंडली एक अरिहंत की बुक आती है फॉर द मॉक टेस्ट इन ऑल, उसके अंदर अराउंड 10-15 मॉक टेस्ट थे, तो वो it was that. And reading of general in the evening I used to open the website, whichever website was above on the Google, like the general knowledge for today, general knowledge for the month, that I used to revise every day in the evening, 5-10 minutes. It doesn't take more than that because it's a day only what can happen. So but just that for language and GT. And second was the political science, also similar things. Unacademy के आपके notes थे मैम, और जो PDFs provide किए गए थे, classes चली रही थी साथ साथ. And the thing is एक मेरे को मेरे teacher ने एक book दी थी, I do not remember the name, but it had 10-5 also mock tests, so that. And for most of the subject it was same. Domain subjects का भी यही था, language का भी यही था. बस language में ये होता है कि आप स्कूल में literature पढ़ रहे होते हो और आपको थोड़ा grammar and वो करना होता है, तो उसके लिए आप कोई भी book ले लो. Most of the publishers are same only, the products inside are same, so you can take any book. मूविंग फॉरवर्ड, एक ऐसी चीज बताओ कि एक रामबाण इतना अच्छा स्कोर करने के लिए सीयूईटी में, वन थिंग दैट नो वन शुड मिस, या फिर अगर आप वो मिस कर देते तो ये स्कोर नहीं आता। एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज, राइट? हाँ, ठीक है मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं कहूंगी आपकी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि बोर्ड्स के बाद फिर सीयूईटी के लिए दोबारा सेम चीज पढ़ना। एक पॉइंट मेरा भी ऐसा आया था कि बस ऐसा कर रहा था, बुक्स फेंक दो बिल्कुल, क्योंकि इतनी चीजें बार बार पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था एट सम पॉइंट। बट वो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना। और रामबाण तो एनसीईआरटी ही है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो भी मुझे लग रहा था कि मैंने बाहर की चीजें पढ़ी, इतनी सारी चीजें पढ़ी, वो तो मुझे लग रहा था मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी आया था सीयूईटी में और कुछ नहीं आया। एनसीईआरटी इज द बेसिक, बेसिक तो है ही, और एडवांस्ड भी एनसीईआरटी है। Yes, इट्स द ओनली सोर्स दैट वी शुड रेफर टू, राइट? I think understanding the language of NCERT reading without it, I don't think it was able. Because NCERT has one language, जो वही same language question में आ जाती है। Exactly. Same words. ठीक है, वही मतलब everyone is saying NCERT is the most important fundamental source. NCERT जो नहीं कर रहा, नोट्स कर रहा है, आउटसाइड सोर्सेज कर रहा है, बुक्स कर रहा है, कोई भी फायदा नहीं है, राइट? परफेक्ट। NCERTs is like, सब बोलते हैं, I would say again कि NCERTs is the most important thing here. NCERTs से सब कुछ है। हर कोई टॉपर यही बोल रहा है क्योंकि ये सच है। सच है ये। Realize this. NCERT रीडिंग्स बहुत पुराना आंसर है, मुझे पता है सब बोलते हैं, लेकिन हाँ, CBSE एंड CUET बोथ, अगर आपने NCERTs नहीं पढ़ी तो आपके मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो जाता है, because NCERTs are most basic things and most potent for your knowledge also. They have the most knowledge and they are also the most basic books. चलो ये बता दो कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसमें हम 200 आउट ऑफ 200 कैसे स्कोर कर सकते हैं? मैम देखिए, मैं पेपर देने के पहले मैंने बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूब चैनल्स पे सुना कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप करना एकदम, आप जिनमें श्योर शॉट होगे, जिनमें आप श्योर शॉट नहीं होगे उनको आप छोड़ दें। तो मैंने मेरा सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मेरा है कि जैसे किसी को 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर वो 5 क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 25 नंबर चल जाएंगे, और अगर वो उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है तो अगर 2 भी सही होंगे तो 10 नंबर हो जाएंगे, और 10 में से 3 और चले जाएंगे तो भी 7 नंबर आपके आ ही जाएंगे। तो मेरा था कि 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना है। लेकिन पेपर मैं कहूँ तो CBSE से ज्यादा मुझे पेपर इजी लगा, क्योंकि पेपर डायरेक्ट था। तो 50 आउट ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। मेरे लिए दिक्कत ये थी कि किनको छोड़ना है, और बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत ये थी कि किनको छोड़ना है, और असली खेल वही है, आप किन क्वेश्चन को छोड़ते हो। तो मैंने कोशिश किया कि जिसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंस बैठाना है, 4 क्वेश्चन एक ही में दिए हुए हैं और सीक्वेंस है 1 2 3 4 3 4 1 2, उनको अवॉइड करने का कोशिश किया। जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको किया, और पैसेज क्वेश्चन जो कि इजी थे 10 के 10 वो करने आसान थे। इस तरीके से मैं अवॉइड आप कर सकती हूँ। नेगेटिव मार्किंग आपको अपनी चॉइस बहुत केयरफुली देखनी होती है,
ये जब मैं मेरे केस में ये मॉक टेस्ट मेरे को बहुत हेल्प करा था। जब मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चॉइस अपनी कैसे मेक कर सकती हूँ कि मुझे कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, और टाइम भी होता है। तो मैंने तो ऐसे ही करा था, जो काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे ना, वो तो मैं पहले पढ़ती ही नहीं थी, मतलब मैंने उन्हें छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, कि जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है मैं वो पढ़ के करती थी ताकि मेरा टाइम भी बचे। और फिर मैं लास्ट में देखती थी, और मेरे पास पॉल साइंस में तो फॉर्चुनेटली काफी टाइम बच गया था कि मैं रिवाइज भी कर पाती थी बाद में। तो मैंने जब रिवाइज करा तो रिवीजन मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो और फिर आप ध्यान से देख पाते हो। और जब मैं दे रही थी तो मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी थी कि आपको अपनी नॉलेज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करना है। वहां पे ना ऐसा गेस वर्क नहीं चलेगा, और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं चलेगा कि आप अपने लॉजिक लगा रहे हो कुछ कि ये ऐसा था तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज पे स्टिक करना है, जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखो और उससे करो। फ्रॉम द टेक्स्ट विच इज रिटन इन द बुक, एक्स्ट्रा Yes. नॉलेज ज्यादा नहीं अप्लाई करनी है, जो एक्सटर्नल कर जाता है वो पॉलिटिकल साइंस में फिर काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, हाँ। राइट? नेगेटिव मार्किंग आई थिंक क्वेश्चन को तो एक बार बहुत अच्छे से रीड करना होता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, एंड इवन रिवाइज भी करना होता है पूरे पेपर को। लाइक मैं आई रिमेम्बर आई रिवाइज माई इकोनॉमिक्स पेपर लाइक 3 times, ओके। लाइक रीडिंग एवरी क्वेश्चन कि वो मतलब गलत ना हो जाए। 100% श्योर होना चाहिए हर क्वेश्चन का, और अगर लाइक 60% 70% श्योर भी नहीं है ना, मतलब तब भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। आई अटेम्प्टेड 1 क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी, आई थॉट ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा उसका, बट वो आंसर की हुआ नहीं, तो गेस वर्क नहीं करना चाहिए, रिस्की नहीं होता करना है। चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आई वुड से कि सीयूईटी में सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि यू डू नॉट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। 50 में से यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस, तो वो जो 10 क्वेश्चंस आप कौन से छोड़ रहे हो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेगेटिव मार्किंग इट्स नॉट अ बिग इशू हियर। फॉर मी it wasn't, for other people it can be। नेगेटिव मार्किंग के लिए यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, जो 40 क्वेश्चंस कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो सही जाएं। और दैट्स इट। मतलब वो 10 क्वेश्चंस जो आपको छोड़ने को मिल रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। तो उसमें मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी या नेगेटिव मार्किंग का मैम बहुत क्लीशे आंसर होगा, पर प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स डिडक्ट करवाता है, और 6 मार्क्स में बहुत सारी रैंक्स आगे नीचे होती है, बहुत परसेंटाइल आगे पीछे होता है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मतलब इतने क्वेश्चंस कर लीजिए एक चैप्टर में, अराउंड अगर आपने अराउंड 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, और एक चैप्टर में 100 से ज्यादा क्वेश्चन, 100 इट्स नॉट अ बिग फॉर वन चैप्टर। 100 क्वेश्चंस आपने एक चैप्टर के कर लिए अलग अलग सोर्सेस से, तो दैट चैप्टर इज कंप्लीट। अगर क्योंकि कोई क्वेश्चन अलग भी आएगा तो वो भी कनेक्टेड ही होगा उस क्वेश्चन से, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप उसको एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज द थिंग फॉर द एमसीक्यूज, प्रैक्टिस इज नीडेड। नेगेटिव मार्किंग को अगर आपको अवॉइड करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है और कौन सा नहीं आता। और जहां तक मेरी अप्रोच थी कि हर सब्जेक्ट में 200 स्कोर करने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने उस सब्जेक्ट में 200 स्कोर नहीं करे तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा चांस है आपके जो मार्क्स है वो घटेंगे ही। इसीलिए जो मैंने ट्रिक यूज करी थी वो मैंने यही करी थी कि जहां तक मेरे को ध्यान रहे कि मैं कोई गलत क्वेश्चन ऑप्ट कर लूं जो मुझे नहीं आता हो या जिसमें मुझे डाउट हो। देन वी हैव एक चीज दैट हाउ डू यू मेमोराइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है कि याद कैसे करे, पढ़ तो लिया है, राइट? तो उसका क्या आपने फॉलो किया? मेनली तो लाइक आई ओपन दैट ईयर, जो ईयर की वीडियो थी आपकी, I take screenshots and I open them and like I underline every year and ओके। like speak it loudly. So अच्छा अच्छा, ठीक है। सो यू and स्क्रीनशॉट्स ऑफ द नोट्स, जो भी पीपीटी वगैरह जैसे हमने टाइमलाइन वाला जो प्रोवाइड किया था, यू yes, अंडरलाइन एंड फिर जोर जोर से बोलना है ना, ताकि and मेमोराइज। like I saw that year video like 1 week before CVT. I saw that every night. कंसिस्टेंटली एक चीज को पढ़ना बार बार, जैसे हम गाने सुनते हैं ना बार बार, फिर याद हो जाते हैं। सिमिलरली विद द टेक्स्ट, राइट? And I even like make drawings of things. So ओके। like मेरे को ऐसे याद हो जाते ड्राइंग बना के।
ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल ड्राइंग्स बनाने का? So this is what I made to learn how leukocyte works in psychology. ओके, So like there are different cells, like T cells kill the invaders, and ओके, B cells make antibodies, natural killer cells kill the virus, ओके, and T helper cells build immune system. वाओ, इट्स अमेजिंग, काफी क्रिएटिव है। So like मतलब ऐसे याद हो जाता है कि लेफ्ट साइड पे T सेल था तो वो हाँ हाँ, याद हो जाता है डेफिनेटली। ये yes. पिक्टोग्राफिकल मेमोरी एक मैकेनिज्म है जिससे हमें याद हो जाती है चीजें, राइट? This was like really the most difficult part of sociology, sorry, ओके, psychology. ज्यादा समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें चीजें याद करनी है। थैंक यू। मेमोराइज की बात करें तो ये एक ह्यूमन का इंस्टिंक्ट है कि वो भूलेगा ही, जो भी चीज वो पढ़ेगा वो उसको भूलेगा ही। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है करने का वो ये है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। और मैंने कुछ जो ट्रिक्स यूज करी थी वो ये थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने उनको खुद से हाथ से लिख के सॉल्व करके देखा था। और जो पैराग्राफ होते हैं बुक्स में जो जिस टॉपिक से रिलेटेड था, जैसे हड़प्पन से रिलेटेड था, तो मैंने उसके बगल में जो पॉइंटर्स थे उनको लिखे थे पैराग्राफ के बगल में। और मैंने फ्लो चार्ट्स यूज करे थे, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था जिससे वो मुझे लर्न हो गए थे। मैम ये अगर मेरे को लगता है आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे, जैसे एक बार ही पढ़ने पे तो याद नहीं हो पाएगा, पर और आप उसको याद करने के बेसिस पे नहीं, अगर आप उसे समझने की उससे पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। और रही बात डेट्स की, तो वो आप कुछ ईयर को एज रेफरेंस पॉइंट लेके याद कर सकते हो। तो मुझे 1971 बिल्कुल याद रहता है, तो उसके आगे पीछे की वॉर्स में सारी उसी से याद कर सकते हो, उसको बेसिस लेके कि इससे इतने साल पीछे है ना। तो अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे, उसे देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे। याद करने का तो आई डोंट हैव एनी ऐसे कोई अलग सी स्ट्रैटेजी, बट एनसीईआरटीज में मेरे साथ तो ये था कि आई डिड एनसीईआरटीज एन नंबर ऑफ टाइम्स, बोर्ड से लेके सीयूईटी तक। आई कुड नॉट रेस्ट विदाउट डूइंग दी एनसीईआरटीज, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज को पढ़ना, तो जब वो पढ़ते हैं तो वो हो ही जाता है याद। उसके साथ साथ व्हाट आई डिड इन द लास्ट डेज इज कि बोर्ड्स के बाद में आई मेड वन पेज नोट्स काइंड ऑफ थिंग। नोट्स नहीं बोलेंगे, बट व्हाट आई डिड वाज कि जो चीज याद नहीं हो रही है आई रोट दैट डाउन, और उसको बहुत क्रिस्प रखा, सिर्फ जो चीज याद नहीं हो रही थी वो लिखा, और उसके साथ साथ डेट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो लिखी, ताकि लास्ट मिनट पे इफ आई हैव टू मेमोराइज एनीथिंग तो वो उस चीज को देख लिया। तो मेमोराइज करने के लिए आई मेड दोज वन पेज नोट्स। देखो मैम, जैसे याद करने का तो क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट्स में डेट बहुत ज्यादा होते हैं, डेट इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका एक ही तरीका कि अब जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मैं मतलब मैं जब अपने पेपर्स को, अपने नोट्स को 4-5 बार पढ़ता था तो ऑटोमेटिक मुझे याद हो जाता था कि हाँ, इस तरीके से दिमाग में बैठ जाता था, ऊपर ये चीज लिखी हुई है नोटबुक के और नीचे ये चीज लिखी हुई है, तो इस तरीके से वो दिमाग में बैठ जाता है। और बाकी आप उसको सीक्वेंस में जब याद करोगे ना, स्टोरी फॉर्म में सीक्वेंस में चलोगे कि 1980, 1990, 2010, तो इस तरीके से आपको आसान करना ज्यादा होगा, आप एक लीनियज फॉर्म कर पाओगे, कनेक्शन बैठा। बिल्कुल, एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में। क्या होता है, हम जैसे पढ़ते हैं ना हमें वैसे ही याद आता है, ऊपर ये लिखा है नीचे ये लिखा है, सीक्वेंस से ही होता है। वेरी गुड। द थिंग इज मैम, मेरे को नोट्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने नोट्स बनाए भी नहीं थे। आई यूज्ड टू राइट स्मॉल थिंग्स ऑन द साइड, द थिंग यू हैव द मार्जिन्स ऑन द बुक्स, राइट, अंडरलाइन, एंड इफ समथिंग इज एक्स्ट्रा राइट इट with a pencil also, not with a pen, because I didn't like the pen on my book, and pencils are, if there's some correction you can do it. So आप notes तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन हाँ NCERTs और उसके अंदर जो भी आपका थॉरो रीडिंग है। और ये था कि सबसे ज्यादा कि इतना हेक्टिक कुछ नहीं होता है NCERTs, इट्स वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हो। एक बार आप रीडिंग लेते हो तो और ये होता है कि NCERTs में आपको 2-3 रीडिंग लगती है, एक रीडिंग से बात नहीं बनती। आप दूसरी रीडिंग करोगे आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा, थर्ड रीडिंग करोगे तो उसी मटेरियल में से कुछ एक्स्ट्रा पता लगेगा। तो 3-4 रीडिंग्स आर नेसेसरी फॉर NCERT। ठीक है। So what is your dream course and college? So my dream course is BA Psychology Honors, and my dream college is Lady Shri Ram College. Okay, I wish that you actually get into LSR, and I'll definitely come to meet you in LSR then. Congratulations. I'm so happy for you, Naisha.
I want to do Pol Science honors Okay. from Delhi University. Which college is your hashtag number one College, choice? Hindu college. Okay, Hindu college से Pol Science honors. So I really wish Yes. best of luck and I hope आप Hindu college आएं and हम बिल्कुल मिलें. So congratulations and best of luck. Ma'am, my dream course is either political science honors or history honors, because I am juggling between these two because I like both. So I am juggling between these two, but yeah, pol science or history honors. और college? College is, ma'am, St. Stephen's or Hindu. Okay. St. Stephen's I like a little more because I just like its environment and its student reviews and all I see. So I think I'm more connected to St. Stephen's. But उसमें Pol Science honors तो नहीं है. Yeah, ma'am. Oh, that is a shortcoming. It doesn't have pol science honors, but it has a history honors and a BA program also. So I think I'll go for history honors, or if I will go political science, it will have Hindu. Okay, all the best. I hope that you end up in your dream college. Thank you so much for joining in. मैम कोर्स के बारे में एक्चुअली मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ठीक में. है. इंटरेस्ट मेरा दोनों में इक्वली है, बट वही है कि आगे स्कोप किस में ज्यादा होगा या जॉब्स वगैरह कैसी होगी, तो आप थोड़ा मेरे को एडवाइस Do you read novels? यस मैम, अ लॉट. मतलब you're a reader, right? क्योंकि Yeah. English honors is all about reading. वो आपको इतनी thick books देंगे. You have to read the literature part. That is literature. मतलब प्रॉपर आपको घुस जाना है उसमें, तो शौक होना चाहिए रीडिंग का, राइट? इफ यू आर अ रीडर तो डेफिनेटली इंग्लिश ऑनर्स बहुत अच्छा कोर्स है, तो उसमें स्कोप भी ओपन ही है. पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी अगेन देखो, ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज हैं उनमें ना ऐसी ग्रेजुएट होती जॉब नहीं लगती, क्योंकि क्या ही कर लोगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जॉब. आप एक होता है इको ऑनर्स वाले, वो डेटा एनालिस्ट वगैरह उनकी लग जाती है जॉब. इसमें ये है फिर आपको या तो हायर स्टडीज करनी है या यूपीएससी हायर स्टडीज करके आप लेक्चरर लग सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, तो उसी में स्टडी करना होगा. तो आप एक काम करो, इंग्लिश ऑनर्स और पॉल साइंस ऑनर्स दोनों का सिलेबस निकालो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, पूरे 3 सालों का कि क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है. Didi, I want to pursue BA Political Science Honors from Hindu College. आई होप आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो. बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट. कांग्रेचुलेशंस. ड्रीम कोर्स मेरा हिंदू कॉलेज, ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज है, और कोर्स मेरा पॉल साइंस ऑनर्स करना, जो कि अब मिल जाएगा. आई होप. यस, बिल्कुल. सो आई विश क्या पक्का ही आपको मिलेगा हिंदू कॉलेज. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई. ऑल द बेस्ट. बहुत खुश हूं मैं कि आप इतना अच्छा स्कोर लाए. थैंक यू सो मच. और कुछ मैम एक मिनट बात करना चाहूँगा. यस, और पूर्वा मैम के चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफाई बटन दबा दो. जो वन शॉट आते हैं उनको देखो, खास करके जो टाइमलाइन की वीडियो आएंगी उनको देखना. मैं इंस्टाग्राम तो यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सुना मैम इंस्टाग्राम पे भी कुछ हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं. बाकी यूट्यूब आपके लिए इनफ है. सो बस लर्निंग में दीजिए, be on humanity. So guys, that is it for our today's video. I hope it helped you, and if it did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.